आज की जो हमारी ये क्लास है, ये यूजीसी नेट की क्लास है। यूनिट नंबर फर्स्ट के अंतर्गत हम लोग बातचीत भी कर रहे हैं। और यूनिट के अंतर्गत अगर मैं आपसे बात करता हूं तो एक पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, जहां देखने को मिलेगा 19वीं व 20वीं शताब्दी के दौरान में, ठीक है, व्यवसाय समाज कार्य के अंतर्गत समाज सुधारक का नाम। इसका एक क्लास मैं प्रोवाइड करा चुका हूँ। पार्ट 1 आप लोगों को मिल भी गया होगा ग्रुप में। आज हम लोग डिस्कस करने चल रहा हूँ पार्ट 2 को लेकर, है ना। जैसे ही ये टॉपिक समाप्त होगा, इस टॉपिक के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी, ठीक है, इस टॉपिक के बाद, ठीक है, टॉपिक समाप्त होगा। तो यहाँ अगर केजीएमयू की स्टूडेंट हैं तो मैं आप सबसे कहूँगा कि इसके संदर्भ में नोट्स ज़रूर बनाएंगे। एक प्रश्न तय है, आप लोगों से प्रश्न पूछा जाएगा, एक प्रश्न आएगा यहाँ से केवल। और यूजीसी नेट में भी लगभग 1 या 2 प्रश्न यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। तो आर्य समाज आज का टॉपिक है हमारा शुरुआती। और आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था? तो 1875 में हुआ था आर्य समाज का। 1875 में इसकी बेसिकली क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। और आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आप सबको पता भी है, कल मैं जाते जाते आप लोगों को बताया भी था, स्वामी दयानंद सरस्वती। बिल्कुल। क्या मेरी आवाज क्लियर है? कहीं ब्रेक तो नहीं हो रही मेरी आवाज? नहीं सर, आ रही है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी इसके संस्थापक हैं। और ये माणिक चंद्र वाटिका यानी बम्बई, अब मुंबई है, और मुंबई में इसकी बेसिकली स्थापना की गई है, ठीक है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं, थोड़ा सा बेसिक है, लेकिन इसके आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो देखिए जरा, आर्य समाज एक हिंदू सुधार संगठन था जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 7 अप्रैल 1875 ईस्वी को बॉम्बे में यानी मुंबई में इसकी स्थापना इन्होंने किया था। पंडित गुरुदत्त, लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद और लाला हंसराज जैसे नेताओं और राष्ट्रवादियों को इस संगठन में शामिल किया गया। प्लीज म्यूट रहिएगा, है ना, म्यूट रहिए। कोई बच्चे के बैकग्राउंड आवाज आ रही है, म्यूट रहिए। तो इसमें आप कह सकते हैं कि कोई सह संस्थापक के रूप में या सह नेता के रूप में अगर कोई व्यक्ति इसमें शामिल है तो इन विद्वानों का नाम या इस व्यक्ति का नाम आप जरूर ध्यान में रख सकते हैं। आर्य समाज बेसिकली वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध करने को लेकर स्थापित किया गया था आर्य समाज को। लेकिन यहाँ पर एक बात कही जा रही है, यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा कि इस संगठन के सदस्य जो थे मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, पशु बलि, बहुदेववाद और पुरोहितवाद के खिलाफ जो है खड़े थे। इस संगठन के जितने भी सदस्य थे इस प्रक्रिया में ये नाम देखने को मिलता है, ठीक है। अच्छा, बहुदेववाद से क्या समझते हो? बहुदेववाद कई बार मैं आप लोगों को बताया भी हूँ, मतलब एक से ज़्यादा देवी देवताओं में विश्वास करना या उनकी पूजा करना क्या कहलाता है? बहुदेववाद कहलाता है। आज भी अपने देश में अगर बात किया जाए तो क्या बहुदेववाद चल रहा है कि नहीं चल रहा है? एक से ज्यादा देवताओं में विश्वास करना या उनकी पूजा करना क्या कहलाता है? चल रहा है सर। तो ये आप कह सकते हो कि आज के समय में आध्यात्मिक शब्द को लेकर धार्मिक और दार्शनिक जैसे शब्द भी यहाँ पे शामिल किए गए हैं बहुदेववाद के अंतर्गत। तो बहुदेववाद आज के समय में चल रहा है। इसके इंग्लिश में पॉलीथिज्म शब्द से बोला जाता है या शब्द से संबोधित किया जाता है बहुदेववाद को। उसके बाद एक शब्द आता है पुरोहितवाद। पुरोहितवाद का मतलब क्या होता है ये भी सुन लीजिए। चर्च या अन्य राजनीतिक या सामाजिक या सांस्कृतिक संस्थाओं में जो चर्च आधारित नेतृत्व लागू करना होता है उसी क्रिया में हम लोग पुरोहित बोलते हैं। लेकिन पुरोहित एक उपाधि है जिसका मतलब होता है कि प्रजा का हित करने वाला, यानी पुरोहितवाद। प्रजा का हित करने वाला यानी पुरोहितवाद। तो पुरोहित यानी कर्मकांड करने वाला कौन हुआ? ब्राह्मण। कौन हुआ? ब्राह्मण हुआ। तो पुरोहितवाद के खिलाफ खड़े हुए थे, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो, प्लीज म्यूट रहा करें आप लोग, मैं बार बार बोल के परेशान हो जाता हूँ आप लोगों से, है ना। तो इस संगठन में, इस समाज में मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, पशु बलि, बहुदेववाद, पुरोहितवाद के खिलाफ खड़े हुए, मतलब इसके प्रति जो है इसकी आलोचना के संदर्भ में ये शब्द देखने को मिला।
तो जाहिर सी बात है, मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि, श्रद्धा, वैदिक कर्मकांड आदि की आलोचना जो की गई है वो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के अंतर्गत आर्य समाज में किया गया है। एक शब्द यहाँ पर आपके लिए और इम्पोर्टेंट है, ये परीक्षा में भी सवाल देखेंगे आप लोग, वनडे एग्जाम एसएससी में ये कई बार आता है, बैक टू वेद की तरफ। मतलब हम इसे कह सकते हैं कि वेदों की ओर लौटो, है ना, वेदों की ओर लौटो को बैक टू द वेद्स के नाम से जाना जाता है। द संगठन या इस संगठन का आदर्श वाक्य था ये, और इसके संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दावा किया कि कोई भी वैज्ञानिक सिद्धांत या आविष्कार जिसे आधुनिक मूल का माना जाता है वास्तव में वेदों से लिया गया था। तो जो भी क्रियाएं थी इसके अंतर्गत वो सभी पार्ट वेदों को रिलेट कराता है, यानी जो भी एक्टिविटीज़ थी इसके अंतर्गत तो उस शब्द के अंतर्गत वेदों का शब्द प्रयोग किया गया था, है ना। तो वेदों की ओर लौटो का एक नारा है, तो ये परीक्षा में सवाल बने तो आप सभी लोग कह सकते हैं कि दयानंद सरस्वती जी के द्वारा ये दिया गया है। ठीक है, ये सब शब्द आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं तो आर्य समाज में महिला शिक्षा, आर्य समाज में महिला शिक्षा बाल विवाह के उन्मूलन पर ध्यान केंद्रित किया और कुछ मामलों में विधवा पुनर्विवाह की अनुमति के लिए भी खड़ा था, या क्रियाएं बेसिकली एक्सेप्ट के रूप में थी, अनुमोदित के रूप में थी। ठीक है, तो महिला शिक्षा को बढ़ावा, बाल विवाह को खत्म करना, ठीक है, विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देना, इस तरीके के शब्दों में ये पॉजिटिव शब्द हैं समाज के दृष्टिकोण से, तो इस पर आर्य समाज का एक अहम रोल देखने को मिला। उसके बाद इसी संगठन ने भारतीय की धार्मिक धारणाओं को बदलने में एक अहम भूमिका निभाई। यह काफी हद तक एक धर्मांतरण आंदोलन था, काफी हद तक धर्मांतरण आंदोलन था, और जिसके कारण 19वीं 20वीं शताब्दी में एक उग्र हिंदू चेतना का उदय हुआ, एक जो है उग्र हिंदू चेतना का उदय हुआ। ठीक है, तो इस क्रिया में आप भी कह सकते हो कि यह एक प्रकार से आर्य समाज का पार्ट रहा, जहां उग्र हिंदू चेतना का बात की जा रही है। ठीक है, इस दृष्टिकोण में आगे अगर हम बात करते हैं तो एक पार्ट आता है आर्य महिला समाज। ये एक बार यूजीसी नेट का पीएचडी का पेपर हुआ था, उसमें ये सवाल पूछ लिया था फैक्ट के रूप में कि आर्य महिला समाज कब स्थापित किया गया था, या इसके बारे में बताया जाता है। तो आर्य महिला समाज, जिसे महिलाओं का आर्य समाज भी कहा गया, इसकी स्थापना 1882 में हुआ था। पंडित रमाबाई ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, किसकी? आर्य महिला समाज की। ध्यान से सुनिएगा, आर्य महिला समाज इंपॉर्टेंट है। और अपने पति की मृत्यु के तुरंत बाद, ठीक है, आर्य महिला समाज में, ठीक है, अपने पति के मृत्यु के बाद, ठीक है, वह पुणे चली गई और वहाँ ब्रह्म समाज के आदर्शों को प्रभावित थी। हालांकि वो बेसिकली ब्रह्म समाज के जो भी आदर्श थे, जो भी रूल रेगुलेशंस थे, उससे बहुत प्रभावित थे ये रमाबाई, और उन्होंने आर्य महिला समाज की फिर शुरुआत कर दी। 30 नवंबर 1882 को पुणे में, ठीक है, आर्य महिला समाज की स्थापना हुई, और रमाबाई ने महिलाओं को एक सम्मानित जीवन जीने के लिए सशक्त और शिक्षित बनाने के उद्देश्य से इस आर्य महिला समाज की स्थापना की थी। किसने? पंडित रमाबाई ने। ठीक है, ये संगठन भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति को ऊंचा उठाने के उद्देश्य से आर्य महिला समाज की स्थापना की गई थी, और इसी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन ने महिलाओं या महिला शिक्षा, बाल विवाह के उत्पीड़न से मुक्ति को बढ़ावा दिया, और इसी समय समाज में प्रचलित था, और इसने विभिन्न मोर्चों पर महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने का काम किया। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि भाई महिलाओं को एक सम्मानित जीवन जीने के लिए, सशक्त बनाने के लिए और शिक्षित करने के उद्देश्य से पंडित रमाबाई सरस्वती जी ने एक महिला अधिकार और शिक्षा कार्यकर्ता और समाज सुधारक थी, जो अपनी सकारात्मक रोल अदा किया था। ठीक है, किसमें? तो आप सभी लोग कह सकते हो कौन सा समाज था? आर्य महिला समाज। ठीक है, इसके अलावा पंडिता रमाबाई ने त्यागी हुई और प्रताड़ित विधवाओं, विशेषकर युवाओं की मदद करने के लिए शारदा सदन की स्थापना की। शारदा सदन की स्थापना की, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, अगर परीक्षा में पूछ लेता है कि शारदा सदन की स्थापना किसने की थी, तो पंडिता रमाबाई का नाम लगाइएगा, और कब किया था, तो 11 मार्च सन 1889 को बताइएगा। कहाँ पर किया था, तो मुंबई में बताइएगा,
ठीक है। मुंबई के एक चौपाटी इलाका है, आप सबको पता होगा। वहाँ पर बेसिकली इन्होंने यह स्कूल भारतीय विधवाओं के लिए ओपन किया था, ठीक है, पुणे में। तो मुक्ति मिशन की स्थापना, समाज से बहिष्कृत महिलाओं के लिए कृपा सदन, बाल और विधवाओं के लिए शिक्षा का संघर्ष, इन्हीं का रोल देखने को मिला है। साल 1919 की बात करता हूँ इनके दृष्टिकोण में, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। 1919 में कलकत्ता विश्वविद्यालय ने पंडिता रमाबाई को समाज सुधार के लिए कैसर आ हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था। तो ये पेपर में सवाल आ चुका है, कैसर आ हिंद की उपाधि कलकत्ता विश्वविद्यालय ने इनको प्रोवाइड कराया था। कब किया था? 1919 में कराया था, ठीक है। ये पार्ट आप जरूर ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले पार्ट पे चलेंगे तो हमारे सामने एक अहमदिया आंदोलन देखने को मिलता है। अहमदिया आंदोलन का नाम आप सबको याद भी होगा, ये अलीगढ़ आंदोलन का पार्ट है ना, अलीगढ़ आंदोलन का पार्ट है अहमदिया आंदोलन, है ना। अहमदिया नहीं, अलीगढ़ का पार्ट नहीं है ये, अहमदिया आंदोलन दूसरा है। वो अलीगढ़ आंदोलन का जो पार्ट है वो बेसिकली मुस्लिम एग्लो ओरिएंटल जो पार्ट है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय वो पार्ट आता है। लेकिन अहमदिया आंदोलन में अगर हम बात करते हैं तो ये 1889 को गुरदासपुर जिला पंजाब में अगर हम बात करें, नाम आता मिर्जा गुलाम अहमद का नाम आता है ना, है कि नहीं, वो अहमदिया आंदोलन का पार्ट था, ठीक है। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इसके संदर्भ में। आगे बढ़ते हैं, अभी आपको फैक्ट मिलेगा। अहमदिया आंदोलन एक इस्लामी पुनरुत्थानवादी आंदोलन था, है ना। या अहमदिया आंदोलन के अंतर्गत हम लोग बात कर रहे हैं, और आप कह सकते हो कि 19वीं शताब्दी के अंत में हुआ था इस आंदोलन का उदय। इस आंदोलन की शुरुआत कादियान के मिर्जा गुलाम अहमद ने 1889 में ईसाई मिशनरियों और आर्य समाज के विवाद के खिलाफ लड़ने के लिए की गई थी। इस आंदोलन की शुरुआत, इसकी शुरुआत 19वीं सदी के दौरान हुआ था। मिर्जा गुलाम अहमद ने इसकी स्थापना की थी, और यह इस्लाम के शांतिपूर्ण प्रचार को बढ़ावा देता था। यह आंदोलन, अहमदिया समुदाय के लोग खुद को प्रगतिशील मुस्लिम मानते थे, है ना। पंजाब प्रांत में कादियान में इसकी शुरुआत हुई है 1989 में, है कि नहीं। और पश्चिमी उदारवादी और हिंदुओं के धार्मिक सुधार आंदोलन से प्रभावित होकर मिर्जा गुलाम अहमद ने इस आंदोलन को सभी मानवता के सार्वभौमिक धर्म के तर्ज पर आधारित क्रियाओं को प्रस्तुत किया। हालांकि अहमदिया आंदोलन के अंतर्गत आपको दो समुदाय मिलेंगे, एक शिया समुदाय और एक सुन्नी। तो शिया और सुन्नी इस्लाम दोनों से अलग है। तो यह आंदोलन आप यहाँ पे देखेंगे, यह आंदोलन ने भारतीय मुसलमानों के बीच पश्चिमी शिक्षा के प्रचार के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और यह जिहाद के खिलाफ भी खड़ा हुआ और गैर मुसलमानों के खिलाफ एक पवित्र युद्ध था। तो अहमदिया समुदाय ने जिहाद का विरोध किया था। अहमदिया समुदाय के लोग भारतीय मुसलमानों के बीच पश्चिमी शिक्षा के विस्तार पर ध्यान भी केंद्रित किया था। अहमदिया समुदाय जो है लोगों को कई देशों में उत्पीड़न का सामना भी करना पड़ा, है ना। तो मैं अहमदिया आंदोलन में दो तीन बातें याद रखेंगे कि ये जिहाद क्या है सर? ये जिहाद क्या है सर? जिहाद, देखिए यहाँ अगर हम बात करते हैं तो जिहाद के खिलाफ खड़ा हुआ, एक अपनी चीज़ को मानना, मेरा कहने का मतलब होता है कोई अपनी क्रियाओं को रिप्रेजेंट या अपने नैतिक मूल्यों का संरक्षण करना। जिहाद का सिंपल अर्थों में अगर हम बात करें तो नैतिक मूल्य के लिए संघर्ष करना या प्रयास करना, है ना, नैतिक मूल्य के लिए। और ये एक प्रकार का जिहाद शब्द आप लोगों ने सुना होगा आतंकवादी संगठन के रूप में। आतंकवादी नहीं होते जो, उनका एक संगठन होता है, तो उस संगठन की क्रिया को या उस संगठन को हम लोग जिहाद के नाम संबोधित कर सकते हैं कि एक जिहाद है। तो जिहाद कई रूप में होते हैं, जिहाद के कई रूप होते हैं, जैसे कि आध्यात्मिक जिहाद होता है, नैतिक जिहाद होता है, सैन्य जिहाद होता है ना।
तो ये शब्द होता है। एक प्रकार से मैं आप सबसे कहता हूँ जिहाद का मतलब केवल इतना ध्यान रखें कि आतंकवादी संगठन भी पार्ट यहाँ पे प्रस्तुत होता है। और उस प्रक्रिया में हम लोग यहाँ अहमदिया आंदोलन पढ़ रहे हैं, तो इसमें आप ये कहेंगे कि आध्यात्मिक जिहाद, नैतिक जिहाद, सैन्य जिहाद, इस तरीके के सब भी इसमें शामिल होंगे। और जिहाद के दो प्रकार बताए गए, एक था बड़ा जिहाद और एक था छोटा जिहाद, है ना, छोटा और बड़ा। ईमानदारी और अनुशासन के साथ ईश्वर के मार्ग में प्रयास करना, है ना। जिहाद आम भलाई के लिए अपनी जान जोखिम में डालना, है ना। होता है इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, एनजीओ वगैरह होते हैं ना, आप देखते हो ना कि कल्याण का भी काम करता है। तो ऐसे पार्ट में ये मुस्लिम एक शब्द है, एक उर्दू शब्द है, आप ऐसा कहिए। एक जिहाद जो है अरबी शब्द है सर, अरबी शब्द है। अच्छा, अरबी शब्द है, बिल्कुल, जिहाद जी एक जी। अरबी शब्द है, हाँ ठीक है। तो नैतिक मूल्यों के लिए जो संघर्ष करना या उसका जो प्रयास करना, उस शब्द को हम लोग दर्शाते हैं, है ना। ये एक अरबी शब्द है जिहाद। तो इस संदर्भ में ये पार्ट आता है। अब देखो इसमें क्या क्या आपको याद रखना होगा अहमदिया आंदोलन में, जो आपकी परीक्षा के लिए बन सकता है इंपॉर्टेंट का पार्ट। जैसे ये आंदोलन मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा शुरू किया गया, अहमदिया आंदोलन, पहला बात। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि 1989 में ये स्टार्ट हुआ, ठीक है, 1989 में स्टार्ट हुआ मिर्जा गुलाम के द्वारा। तीसरी अहमदिया आंदोलन के अंतर्गत आप ये याद रख सकते हैं कि इस आंदोलन में बेसिकली इस्लाम के वादे किए गए मसीहा और महदी होने का दावा किया गया। मसीहा और महदी होने का दावा भी किया गया। जानते हैं इसका मतलब क्या था? मसीहा और महदी, एक मसीहा फाउंडेशन इंटरनेशनल है, अगर सुना है तो ठीक है, नहीं सुना है तो सुन लीजिए। बेसिकली जो मसीहा शब्द रिप्रेजेंट किया गया, उसमें नहीं होता है कि एक कोई व्यक्ति हो, है ना, ईसाई धर्म में प्रवर्तक हो, जैसे ईसा मसीह का इस्तेमाल जो किया गया या इस्तेमाल किया जाता जो शब्द ईसा मसीह का, वो मसीहा शब्द का इस्तेमाल उदारक व्यक्ति को दर्शाया गया, उदारक व्यक्ति को दर्शाया गया था मसीहक शब्द। तो मसीहा शब्द भी ध्यान रखने आप सभी लोग कि उदारक व्यक्ति रिप्रेजेंट करता है, वो व्यक्ति है मसीहा। तो मसीहा और महदी होने का दावा किया गया, है ना, मतलब एक प्रकार से सम्मानजनक व्यक्ति। और अहमदिया आंदोलन में दो तरीके के समुदाय रिप्रेजेंट किए गए, संप्रदाय, शिया और सुन्नी, ठीक है, ये दो शब्द। फिर उसके बाद आप यहाँ पे रख सकते हैं कि यह आंदोलन भारतीय मुसलमानों के बीच में पश्चिमी शिक्षा के प्रचार के महत्व दिया, पश्चिमी शिक्षा पर बल दिया और जिहाद के खिलाफ खड़ा हुआ, ठीक है, और गैर मुसलमानों के खिलाफ एक पवित्र युद्ध का रूप ले लिया, ठीक है, गैर मुसलमानों के लिए एक पवित्र युद्ध का पार्ट बनाइए। तो वो था अहमदिया आंदोलन। मुसलमानों के आधुनिक बौद्धिक विकास और धर्मों, उपदेश और नियमों का उदार बनाता था ये अहमदिया आंदोलन, है ना। मिर्जा गुलाम अहमद ने अपने सिद्धांतों को अपनी पुस्तक में बाराहीन अहमदिया करके एक किताब लिखा, उस किताब में इन्होंने सारी चीज़ें रिप्रेजेंट किया था। बहुविवाह का विरोध करते थे, स्त्रियों की स्थिति में सुधार लाने के लिए एक सतत तरीके से प्रयास इन्होंने किया अहमदिया आंदोलन में, ठीक है। तो ये 4-5 बातें हैं, इसको आप जरूर ध्यान में रखेंगे अहमदिया आंदोलन के संदर्भ में। एक आता है आत्मीय सभा। ये बड़ा पुराना सभा है और मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बता चुका हूँ, ब्रह्म समाज के दौरान भी थोड़ा सा जिक्र किया था। आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय के द्वारा ही कोलकाता में सन 1814 का वर्ष, मैंने आपको पहले बताया था कि कहीं जगह पे आपको 1815 भी वर्ष मिल जाएगा, बट 1814 अगर इन केस नहीं ऑप्शन में आया तो 1815 की तरफ जाना। अगर 1814 और 15 दोनों आते हैं तो आप 14 की तरफ ही जाना, क्योंकि आपको प्रूफ भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आत्मीय सभा जिसे अगर हम बात करें तो कलकत्ता में राजा राम मोहन राय जी ने इसको संस्थापित किया और इसका मकसद था कि धार्मिक सच्चाई का प्रचार प्रसार करना और धार्मिक विषयों को खुलकर चर्चा करना, जिसे दोस्तों के समाज के रूप में भी माना जाता है आत्मीय सभा को। कलकत्ता में राजा राम मोहन राय के द्वारा इसको स्थापित किया गया। इसी सभा के सदस्य जो थे अक्सर वेदांत के एकेश्वरवादी आदर्शों पर एक सत्र और दार्शनिक चर्चा करते थे। इन्होंने भी मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, प्रथाओं, सामाजिक बुराइयों जैसे बाल विवाह, सती इत्यादि जातिगत कठोरता के खिलाफ इसको बेसिकली अभियान चलाया। आत्मीय सभा के कुछ प्रसिद्ध सदस्य रहे
ठीक है, वृंदावन मित्रा, प्रसन्न कुमार टैगोर, द्वारकानाथ टैगोर और शिव प्रसाद मिश्रा, ये बेसिकली आत्मीय सभा के सदस्य के पाठ के रूप में इनका नाम देखने को मिलता है। तो इस सभा में हिंदू धर्म ग्रंथों का पाठ भी किया जाता था। इस सभा में दार्शनिक विषयों पर विचार विमर्श करना, वाद विवाद सत्रों का आयोजन करना, ये भी आत्मीय सभा के दौरान ही देखने को मिला था। राजा राम मोहन राय को अक्सर भारतीय पुनर्जागरण के जनक और आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। सती प्रथा के ये जनक के रूप में भी जाने जाते हैं। सती प्रथा को उन्मूलन पर एक अहम रोल अदा किया था राजा राम मोहन राय महोदय ने, ठीक, सती प्रथा को उन्मूलन में। एक आता है देवबंद आंदोलन, है ना, देवबंद आंदोलन। इस आंदोलन की स्थापना 1867 में किया गया था, देवबंद आंदोलन की। देवबंद सहारनपुर में है और सहारनपुर बेसिकली उत्तर प्रदेश में है, यूपी में, ठीक है, उत्तर प्रदेश से। इसमें मोहम्मद कासिम नैनेतवी का नाम और रशीद अहमद गंगोही का नाम देखने को मिलता है देवबंद आंदोलन के अंतर्गत। जरा ध्यान से देखिएगा इस आंदोलन में भी क्या नाम देखने को हम लोगों को मिलता है। देवबंद आंदोलन की जो शुरुआत हुई है मोहम्मद, ठीक है, कासिम नैनोतवी और रशीद अहमद गंगोही सन 1866 में, ठीक है, कहीं कहीं आपको 1867 भी मिलेगा वर्ष, है ना, यहाँ पे 66 भी लिखा हुआ है, देवबंद आंदोलन का पार्ट, है ना। दारुल उन्मूलन जो है उलूम ने जो है इसकी शुरुआत की है और यह एक पुनरुत्थानवादी आंदोलन का पार्ट रहा है जो मुसलमानों के रूढ़िवादी वर्गों द्वारा आयोजित किया जाता था। देखिए यहाँ इस आंदोलन में ना कुरान और हदीस की शुद्ध शिक्षा का प्रचार किया गया था। कुरान और हदीस का शुद्ध शिक्षा जो है बेसिकली देने का प्रचार किया गया था और अंग्रेजों के विरुद्ध जो है ये आंदोलन चलाया भी गया था। देवबंद आंदोलन भी अंग्रेजों के विरुद्ध भी था ये आंदोलन, ठीक है। और इस आंदोलन में कठोर शैक्षिक और आध्यात्मिक ढांचे के माध्यम से रूढ़िवादी सुन्नी इस्लाम को संरक्षित करने के लिए बताया गया था, सुन्नी इस्लाम को, ठीक है। और इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य मुसलमानों के बीच में कुरान और हदीस की शिक्षाओं का प्रचार करना, विदेशी शासकों के खिलाफ जिहाद का समर्थन करना, अनुष्ठान प्रथाओं की शुद्धि के इर्द गिर्द बार बार प्रकट होना, ठीक है। और आंदोलन का महत्वपूर्ण ये हिस्सा भी था। यह देवबंद स्कूल मूल रूप से छात्रों को जो है उल्मा के सदस्यों के रूप में भूमिका के लिए तैयार करने के लिए बनाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये जो देवबंद आंदोलन रहा, ठीक है, देवबंद कुरान और हदीस को लेकर काफ़ी चर्चा पर चर्चा करता है और साथ ही साथ ये मुसलमानों में पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति का विरोध भी करता है। इसके समर्थन में आपको एक नाम देखने को मिलेगा, शिवली नुमानी का नाम, शिवली नुमानी सन 1884 और 85 के दौरान में इन्हों जो है नदवतल उलमा और दारुल उलूम का जो बेसिकली स्थापना किया था, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि सन 1884 और 85 में, ठीक है, लिख सकते हो यहाँ पे कि शिवली नुमानी ने जो है नववतल उलमा और दारुल उलूम की स्थापना इसने किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सर उल्मा क्या, उल्मा शब्द समझ में नहीं आया। उल्मा शब्द समझ में नहीं आया, चलो कोई नहीं, अब मेरी बात को ध्यान से आप समझिएगा उल्मा शब्द के बारे में भी, ठीक है। ये जो शब्द हैं देवबंद आंदोलन के अंतर्गत रखे गए हैं। एक मिनट थोड़ा होल्ड रखना, जाओ बेटा इधर से, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एक उल्मा शब्द को लेकर, ठीक है, तो उल्मा शब्द जो दर्शाता है एक इस्लाम को दर्शाता है। इस्लाम में उल्मा मौलाना शब्द आपने सुना होगा, है ना, मौलाना या इस्लाम के धार्मिक विद्वानों को नाम को कहा जाता है उल्मा, है ना। उल्मा इस्लाम के धार्मिक जो विद्वान लोग हैं उनको बोला जाता है उल्मा। उल्मा एक इस्लामी सिद्धांत जो कानून के जानकार होते हैं उसको बेसिकली उल्मा या हम लोग उलमे के नाम से उनको संबोधित कर सकते हैं। उल्मा मदरसा नामक धार्मिक जो है पढ़ाई करते हैं या करते हैं उस क्रिया का नाम रखते हैं उल्मा, है सर उल्मा। हेलो, ठीक है, अब म्यूट हो जाएगा प्लीज। हाँ सर समझ गए। हाँ ठीक है, वो उल्मा का पार्ट होता है। यह आंदोलन मैं आपको बता दूं कि देवबंद आंदोलन जो था वो अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सर सैयद अहमद खान का विरोध भी किया था।
देवबंद आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जो अलीगढ़ आंदोलन का विरोध किया था। ये चीज़ ध्यान रख सकते हैं यहाँ पे। पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति का विरोध किया था, दूसरी बात ध्यान रखेंगे। तीसरी बात ध्यान रखेंगे, कुरान और हदीस की शुद्ध शिक्षा पर बल देता था। चौथी बात ध्यान रखेंगे कि इसकी स्थापना 1866 में या 67 का पार्ट में आप लिख सकते हो। चौथी बात आप ध्यान रखेंगे, नैने तवी और रशीद अहमद गंगोही ने इसकी स्थापना किया था उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये 4-5 बातें हैं, इसके अंतर्गत आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। आगे अगर हम बात करते हैं तो हमारे सामने आता है देव समाज। देव समाज के संदर्भ में बात करें तो एक धार्मिक और सामाजिक सुधार समाज रहा है ये। ठीक है, देव समाज यह धार्मिक और सामाजिक सुधार समाज रहा है, जिसकी स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो 16 फरवरी 1887 में हुआ था। 16 फरवरी 1887 में हुआ था और पंडित शिवनारायण अग्निहोत्री ने किया था। पंडित शिवनारायण अग्निहोत्री के द्वारा ये लाहौर में इसकी जो है स्थापना की गई थी। कहाँ पे की गई थी? लाहौर में। लाहौर में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक, एक धार्मिक संप्रदाय था ये। और देव समाज को देवधर्म भी कहा या देवधर्म भी कहा गया, देव धर्म भी बोला गया इसको। देवधर्म 2 नाम से जाना गया देव समाज को, है ना। एंड अगर शिव नारायण अग्निहोत्री 1875 में ब्रह्म समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में बने और 1887 में ब्रह्म समाज छोड़ दिया इन्होंने। 1875 में वो सदस्य सक्रिय सदस्य बने थे ये अग्निहोत्री महोदय 1875 में। फिर 1887 में ब्रह्म समाज को छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तो 87 में ही देव समाज का निर्माण कर दिया। अलग से इन्होंने अपना देव समाज निर्माण किया। ठीक है, प्रसिद्ध अर्ध धार्मिक सुधार आंदोलन माना जाता है इसको, देव समाज को। तो देखिए, समाज के गुरु के सर्वोच्चता और अच्छे कार्यों की आवश्यकता पर बल दिया ये समाज। ठीक है, इसी समाज को मैं बात कर रहा हूँ, देव समाज के ही अंतर्गत ये चर्चा कर रहा हूँ आप लोगों से। ठीक है, उसके बाद इसमें विधवा पुनर्विवाह, महिला विवाह, जातियों के सामाजिक एकीकरण और बाल विवाह और सती प्रथा के उन्मूलन की वकालत की इन्होंने 1892 में। 1892 इसके संस्थापक ने ईश्वर और स्वयं को दोहरी पूजा की वकालत की। बाद में उन्होंने ईश्वर की पूजा को त्याग दिया। इसके अलावा उन्होंने नशीली पदार्थों से परहेज, हिंसा, रिश्वतखोरी, जुआ गतिविधि जैसे नैतिकता को भी निर्धारित किया। देव समाज के बाद दर्शन और उनकी शिक्षा को देव शास्त्र नामक पुस्तक में संकलित भी किया गया था। ठीक है, ये देव समाज के पार्ट के अंतर्गत चीज़ें शामिल रहेंगी। ठीक है, देव समाज के बारे में। और देव समाज के संदर्भ में अगर मैं आपसे कहूँगा तो आप सीधा याद रखें कि इसके संस्थापक में पंडित शिवनारायण अग्निहोत्री का नाम, और 1887 में 16 फरवरी 1887 में इस समाज की स्थापना, और लोगों के रंग, पंथ, जाति, देश में भेद किए बिना सभी धर्मों के या सभी वर्गों के लोगों के विचार, कार्य और भाषा, सच्चाई और अच्छाई के लिए प्रचार प्रसार करने पर इनका एक अहम रोल देखने को मिला। ठीक है, देव समाज के अंतर्गत शिवनारायण अग्निहोत्री का 1875 में ये आए ब्रह्म समाज में। 1875 में ब्रह्म समाज में सक्रिय सदस्य बने और 1887 में ब्रह्म समाज को इन्होंने फिर छोड़ दिया। और जब छोड़ा तो उसी वर्ष से इन्होंने क्या कर दिया? देव समाज की स्थापना कर दी। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं। एक आता है फर्जी मूवमेंट, या आप इसे कह लीजिए फर्जी आंदोलन। ये आंदोलन भी आप सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। फर्जी आंदोलन के बारे में अगर मैं बात करूं तो 19वीं शताब्दी के दौरान ये बंगाल में एक धार्मिक सुधार आंदोलन के नाम से जाना गया था। ठीक है, और फर्जी आंदोलन जिसे फराइद आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। 1818 में पूर्वी बंगाल में हाजी शरीयत उल्लाह द्वारा इसे शुरू किया गया था। इस आंदोलन को हाजी शरीयतुल्लाह ने इस आंदोलन को शुरुआत किया। इस आंदोलन का मुख्य रूप से पूर्वी बंगाल, वर्तमान में आज बांग्लादेश है वो, है ना, बांग्लादेश में ये सक्रिय था। फर्जी आंदोलन में इस्लाम के मूल सिद्धांतों को पालन करना था और गैर इस्लामी रीति रिवाज को खत्म करना था इस फर्जी आंदोलन में। इस आंदोलन के नेता को उस्ताद
या शिक्षक कहा जाता था। नेता को उस्ताद बोला जाता था या शिक्षक बोला जाता था इस फर्जी आंदोलन के अंतर्गत। यह प्रारंभ में सामाजिक और धार्मिक आंदोलन, ठीक है, धार्मिक शुद्धिकरण और अनुचित विश्वासों और गैर इस्लामिक प्रथाओं को त्यागने पर केंद्रित था यह आंदोलन। इसने बंगाली मुसलमानों को इस्लाम के अनिवार्य कर्तव्यों का पालन करने के लिए बल दिया। जैसे ही दैनिक प्रार्थना, जो है रमज़ान में उपवास, दान देना और मक्का की तीर्थ यात्रा, इस पर इन्होंने एक प्रक्रिया से, अगर मैं कहूँ एक तरीके से कहूँ तो इस पे इन्होंने बल दिया। ठीक है, कर्तव्यों को पालन करने पर, दैनिक प्रार्थनाओं पर, रमज़ान के उपवास का मतलब जो फास्ट रखते हैं, ठीक है, दान देने के संदर्भ में, मक्का की तीर्थ यात्रा के संदर्भ में फर्जी आंदोलन जो है बेसिकली एक अहम रोल अदा किया। और इसके संस्थापक के रूप में हाजी सरीरतुल्ला का नाम जरूर ध्यान में रखेंगे। वर्तमान में ये बंगाल में है, ठीक है, यह आंदोलन जहां इस्लामी रीति रिवाजों को ख़त्म करने पर ये बल देता है, ये फर्जी आंदोलन, ठीक है। इसके संदर्भ में ये चीज़ जरूर ध्यान। इसके प्रमुख नेता एक और थे, दुद्दू मियाँ का भी नाम देखने को मिलता है इस फर्जी आंदोलन के अंतर्गत भी, है ना। 1830 में या उसके आसपास यह आंदोलन राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों में उलझ गया। करों का भुगतान करने पर फर्जी किसानों और हिंदू जमींदारों के बीच संघर्ष का कारण बना। कई फरीद किसानों पर संदेह किया और उन्हें जो है उत्पीड़ित भी किया गया। अंततः 1840 में इस आंदोलन में दुद्दू मियाँ, देखो मैंने अभी आपको बता भी रहा था, यहाँ पे नाम भी आ गया, दुद्दू मियाँ ने अपने हाथों में ले लिया 1840 में, और जिन्होंने सामाजिक और धार्मिक आंदोलन की एक क्रांतिकारी आंदोलन में इसको बदल दिया। तो एक नाम फेमस रहा है, जो प्रमुख नेता के रूप में बेसिकली हाजी सरीरतुल्ला का नाम मिलता है, लेकिन बाद में 1840 के वर्ष में जो क्रांतिकारी के रूप में बदला उसका नाम दुद्दू मियाँ था, ठीक है। तो ये चीज़ आप जरूर ध्यान में रखेंगे इस संदर्भ के अंतर्गत, फर्जी आंदोलन के अंतर्गत। एक आंदोलन आता है रामकृष्ण आंदोलन। रामकृष्ण आंदोलन बहुत ही फेमस रहा है, ये भी परीक्षा में कई बार पूछा भी गया है। और रामकृष्ण आंदोलन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यह आंदोलन सन 1897 के दौर में चलाया गया था, ठीक है, 1897 में चलाया गया था। कलकत्ता के बेलूर में चलाया गया था। कहाँ पे चलाया गया था? कलकत्ता के बेलूर में चलाया गया था, स्वामी विवेकानंद के द्वारा। स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था। तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बंगाल का ब्रह्म समाज कमजोर पड़ने लगा, ठीक है, जिससे रामकृष्ण आंदोलन का उदय का मार्ग प्रशस्त हुआ। रामकृष्ण परमहंस एक महान शिक्षक और उन्होंने सरल भाषा में महान और गहरे दार्शनिक विचारों को व्यक्त किया, सिखाया। उन्होंने कई अनुयायी मिले और उनका मानना था कि मनुष्य की सेवा ही ईश्वर की सेवा मानी जाती है, क्योंकि इसने मानवतावाद और समाज कार्य पर ही बल दिया है। ये आंदोलन रामकृष्ण मिशन मानवतावाद और समाज कार्य पर ही बल दिया। सामाजिक सुधार द्वारा अज्ञानता, अनाथों की सहायता करना, गरीबों की कठिनाइयों को दूर करना, इस पे इनका एक अहम रोल था, क्योंकि मनुष्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। और वह इस विचारधारा के कट्टर विश्वास थे कि सभी धर्मों में से अंतर्निहित एकता थी और केवल पूजा के तरीके अलग अलग थे, ठीक है, केवल पूजा करने के तरीके जो है अलग अलग है, बाकी सभी चीज़ें एक जैसी है, ठीक है। तो इस मिशन का मुख्य प्रेरक के रूप में नाम स्वामी रामकृष्ण परमहंस, जो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे, ठीक है। और उनके आगे अगर हम बात करते हैं, उनकी शिक्षाओं को उनके अनुयायियों द्वारा देश भर में फैलाया गया और उन्हें रामकृष्ण आंदोलन के रूप में फिर जाने जाने लगा। आगे अगर हम बात करते हैं तो रामकृष्ण मिशन में आप देख सकते हैं रामकृष्ण परमहंस के निधन के बाद स्वामी विवेकानंद जी ने 1897, ठीक है, 1897 या आप कह सकते हैं यहाँ पर 1896 भी, ठीक है। तो दोनों चीज़ें यहाँ पर रिप्रेजेंट हो सकती है। देखो आगे पीछे आप लोगों को वर्ष मिलेगा ऊपर नीचे, तो आप यहाँ पे समझ लें, दोनों कभी भी नहीं आएंगे कि 97, 98, 96 इस तरीके से आए, किसी भी परीक्षा में बने भी नहीं है और ना ही बनाए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता होता है कि इस प्रश्नों में, ऐसे प्रश्नों में वर्ष को लेकर काफ़ी बच्चों को लेकर दिक्कत होती है, तो इसलिए इसके इर्द गिर्द जरूर देता है। तो या तो 97 या तो 96 आएगा, तो आप लोग लगा देना, ठीक है। और रामकृष्ण परमहंस, ठीक है, ये जो है उनके निधन के बाद स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कर दी और उन्होंने रामकृष्ण परमहंस के संदेशों और शिक्षकों का प्रसार किया और उन्हें समकालीन समाज की ज़रूरतों के साथ समेटने का प्रयास भी किया। और यह मिशन जो है मूर्ति पूजा, वेदांत के दर्शन में विश्वास करता था,
मिशन का उद्देश्य था कि देश में समाज सेवा प्रदान करना, और उसका उद्देश्य ये भी था कि पूरे देश में कई स्कूल, अनाथालय और अस्पताल और पुस्तकालय स्थापित किए जाए। इसके अलावा भी उसमें भूकंप, सुनामी, बाढ़, अकाल, महामारी जैसे प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों की मदद भी की जाए। उस प्रक्रिया में भी ये रामकृष्ण मिशन का एक अहम रोल था। ठीक है, उसके बाद आपका आता है तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी सभा भी एक प्रकार का सामाजिक सुधार आंदोलन के पार्ट में जाना गया। सन 1839 में इसकी स्थापना की गई थी, और मैं आपको बता दूं कलकत्ता में, अब ये कोलकाता है। ठीक है, देवेंद्र नाथ टैगोर का नाम देखने को मिलता भी है। तो इसकी स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने 6 अक्टूबर 1839 को किया था कोलकाता में। स्थापना के समय इसे तत्वरंजनी सभा के नाम दिए गए थे, तत्वरंजनी सभा। तो अगर पेपर में तत्वबोधनी के बजाय तत्वरंजनी लिखा हो तो आप गलत मत करिएगा, वही पार्ट होगा तत्वबोधनी का ही। इसे ब्रह्म समाज का बिखरा हुआ समूह माना गया। मैंने बताया भी था कि ये जो है अलगाव अलग हो गया। देवेंद्र नाथ टैगोर अलग तरीके से अपनी सोसाइटी इन्होंने बना लिया, केशव चंद्र सेन ने अलग बना लिया। ठीक है, तो उसी प्रक्रिया में एक तत्वबोधनी सभा यहाँ पे बनाई गई थी देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा, और इसका गठन उपनिषदों और वेदों के आधार पर हिंदू धर्म के तर्कसंगत और मानवतावादी रूप में इसको बढ़ावा दिया गया। इसमें तर्कसंगत दृष्टिकोण के साथ भारत के गौरवशाली अतीत का एक व्यवस्थित अध्ययन किया गया और उन्हें बंगाल के बुद्धिजीवों के बीच में फैलाया गया। तत्वबोधनी सभा ने अपनी मासिक पत्रिका तत्वबोधनी पत्रिका के माध्यम से समाज कल्याण कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार भी किया। पंडित ईश्वरचंद विद्यासागर, राजेंद्र लाल मिश्र और मिश्र है, मित्र नहीं है, मिश्र है। ठीक है, और पीरी चंद्र मिश्र, ठीक है, और अक्षय कुमार दत्ता, ताराचंद चक्रवर्ती और समाज के कुलीन वर्ग के कुछ अन्य लोगों के द्वारा यहाँ पे जो है इस सभा के सदस्य बन गए, तत्वबोधनी सभा के। अब देखिए तत्वबोधनी सभा में आपको क्या याद रखना है कि 1839 में इसकी स्थापना कलकत्ता में, और देवेंद्रनाथ टैगोर का। राजा राम मोहन राय के जो विचार थे उनके विचारों को बेसिकली क्या किया गया, यहाँ पे प्रचार प्रसार किया गया इस तत्वबोधनी सभा में, राजा राम मोहन राय जी के विचारों का। और इसके अंतर्गत आप ये भी कह सकते हो कि अंतरजातीय विवाह हो गया, स्त्री शिक्षा हो गया, विधवा पुनर्विवाह हो गया, बाल विवाह हो गया, बहुविवाह हो गया, जाति प्रथा हो गई, इनकी कटु आलोचना का पार्ट इसमें देखने को मिला। ठीक है, इस पार्ट को आप लोग यहाँ पे जरूर ध्यान में रखेंगे। उसके बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी एक प्रकार की संस्था मानी जाती है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में इससे भी सवाल पूछा गया है थियोसॉफिकल सोसाइटी से भी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना सन 1875 में हुआ था न्यूयॉर्क में। ठीक है, ये चीज़ जरूर ध्यान रखेंगे, न्यूयॉर्क कहाँ पर है, यूएसए में है। ठीक है, और भारत में इसका मुख्यालय बनाया गया था। ये पेपर में कई बार आया है, भारत में मुख्यालय, और पूछा जाता है कहाँ पर है, तो आप लोग बताइएगा मद्रास के अडियार में है। ठीक है, सर इसकी स्थापना 1879 में हुई थी क्या? नहीं, 1875 आपका वर्ष लगाना है। इसकी स्थापना थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 मद्रास में अडियार में इसका भारत में मुख्यालय बनाया गया। और कब बनाया गया, तो 1882 में बनाया गया, 1882 में बनाया गया। इसमें दो नाम बड़े इंपॉर्टेंट है, एक मैडम ब्लॉट्स्की का नाम आता है जो रूसी महिला के रूप में रिप्रेजेंट होती हैं, और एक नाम आता है कर्नल हेनरी ऑलकॉट का नाम, जो अमेरिकी सैनिक के रूप में नाम इनका आता है, अमेरिकी सैनिक के रूप में नाम आता है। तीसरा नाम आएगा एनी बेसेंट का। ठीक है, वो भारत के दृष्टिकोण में नाम आता है, फिलहाल हम आगे देखेंगे, अभी आपको मिलेगा। यहाँ देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना सन 1875 यानी 1875 में यूएसए में, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका यानी न्यूयॉर्क में, मैडम HP ब्लॉट्स्की और कर्नल हेनरी ऑलकॉट, है ना, हेनरी ऑलकॉट के द्वारा इसकी स्थापना की गई। बाद में 1882 में यानी 1882 में सोसाइटी का मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत में मद्रास का मतलब कहाँ पे, अगर पेपर में देखो मद्रास ना आके अडियार भी आ जाता है पेपर में, अडियार करके, तो अडियार में इसको हस्तांतरित कर दिया गया। ठीक है, तो ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा, पेपर में आया भी हुआ है इस सवाल, अडियार करके। ठीक है, सन 1888 की बात करता हूँ, 1888 की। एनी बेसेंट इंग्लैंड में समाज में शामिल हो गई। कब, 1888 में एनी बेसेंट इंग्लैंड में समाज में ये शामिल हो गई
और उनके नेतृत्व में यह आंदोलन भारत में लोकप्रिय हो गया। यह आंदोलन भारत में क्या हो गया? लोकप्रिय हो गया। ठीक है, किसके नेतृत्व में? एनी बेसेंट के नेतृत्व में। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। देखिए, मैं आपको बता दूं कि 1879 में स्वामी दयानंद सरस्वती के आमंत्रण पर इनको भारत बुलाया गया था, या भारत में लाया गया था 1879 में भारत इनको लाया गया था। उसके बाद 1888 में ये बेसिकली क्या बन गई? इसके समाज में शामिल हो गया, इसके सदस्य बन गई, और फिर उसके बाद ये जो है भारत में जब आए तो इस आंदोलन को लोकप्रिय बना दिया। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी को। समाज की मान्यता धर्म दर्शन और गुहावाद का मिश्रण था। ठीक है, अच्छा, यहाँ एक शब्द रिप्रेजेंट हुआ है आप सबके लिए, जिससे कि धर्म तो समाज की मान्यता धर्म दर्शन तो समझ में आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पर एक शब्द है गुहावाद। ठीक है, एक रहस्यमयी विशेष शब्द को रिप्रेजेंट करता है गुहावाद, है ना। गुहावाद के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ इसका मतलब होता है कि एक रहस्यमयी शब्दों को रिप्रेजेंट करना, है ना, जिसका आप ये कह सकते हो किसी चीज़ को लेकर ज्योतिषी के रूप में, या प्रेतात्माओं को लेकर, या भूत विदा को लेकर, भूत की अध्ययन की प्रक्रिया को लेकर, है ना, ज्योतिषी के लेकर, इस जादू टोना को लेकर, इन शब्दों का मिश्रण को बेसिकली बोला गया गुहावाद। ठीक है, जहाँ जादू, भविष्यवाणी, ज्योतिष, प्रेतात्मा, भूत के बारे में अध्ययन करना, है ना, इन सभी चीज़ों को शामिल कर दिया, इसको बोला गया गुहावाद। तो समाज की मान्यता धर्म दर्शन और गुहावाद का मिश्रण था, है ना, और यह मनुष्य के सार्वभौमिक भाईचारे और आत्मा के हस्तांतरण का मतलब हो जाता है सीधा सीधा कि कोई चीज़ें बेसिकली ट्रांसफर का पार्ट, है ना, आत्मा का पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत में विश्वास करता था। समाज की विचारधारा उपनिषद, संख्यक, योग, वेदांतिक परंपराओं से प्रेरित थी, और इसमें यह भी उपदेश दिया गया कि चिंतन, प्रार्थना और रहस्य उद्घाटन द्वारा व्यक्ति की आत्मा और ईश्वर के बीच एक विशेष संबंध स्थापित किया जा सकता है। और ये बात थियोसॉफिकल सोसाइटी के अंतर्गत बताई गई। ठीक है, कि आत्मा और ईश्वर के बीच में एक विशेष संबंध स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, ये इस प्रक्रिया के अंतर्गत। इसमें देखो और भी चीज़ें हैं, मैं आपको यहाँ साइड में नोट करता हूँ, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में कुछ फैक्ट के रूप में। पहली बात तो थियोसॉफिकल जो सोसाइटी थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसकी स्थापना 1875 मद्रास अडियार में 1882 में इसका मुख्यालय बनाया गया, और 1888 में एनी बेसेंट बेसिकली क्या हुए? जुड़ी, समाज से जुड़ी इससे, या आप कह सकते हैं जुड़े, और 1879 में इनको भारत में स्वामी विवेकानंद जी ने आमंत्रित किया था, है ना। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि दयानंद का नाम यहाँ पे देखने को मिल सकता है, दयानंद सरस्वती जी के आमंत्रण पर, दयानंद जी के आमंत्रण पर। ठीक है, सभी धर्मों के सभी प्रचार्य धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया इसी थियोसॉफिकल सोसाइटी के अंतर्गत। सन 1907 में एनी बेसेंट इसकी जो है अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुई, अध्यक्ष के रूप में क्या हुई? नियुक्त हुई। ठीक है, एनी बेसेंट जी। ठीक है, एनी बेसेंट जी, इन्होंने हिंदू धर्म को सर्वाधिक महत्वपूर्ण और आध्यात्मिक धर्म को माना। ठीक है, एनी बेसेंट ने सन 1898 में 1898 में एनी बेसेंट की बात कर रहा हूं, बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की, ठीक है, स्थापना की। ठीक है, तो ये चीज जरूर ध्यान में रखेंगे कि एनी बेसेंट ने 1898 बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। ठीक है, इस प्रक्रिया में ये नाम आप लोगों को जरूर ध्यान में रखना है। एनी बेसेंट ने ब्रिटिश समाजवादी थी, और जो बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, बाद में इसका नाम बदल दिया गया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू कर दिया गया। इसी कॉलेज की स्थापना के पीछे का जो मकसद था वो भारतीय सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्यों को संजोए रखने की एक आधुनिक शिक्षा के रूप में जोड़ने का प्रयास किया गया था इसके अंतर्गत। ठीक है,
और इसका नाम रखा कब गया गया बीएचयू? 1916। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 1916 में। ठीक है, तो 1916 में इसका नाम बीएचयू कर दिया गया। मदन मोहन मालवीय। ठीक, तो ये पार्ट इसके अंतर्गत आप लोगों को थोड़ा सा ये फैक्ट रहा इस स्लाइड में, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 75 भी है, 82 भी है, 88 भी है, 79 भी है, बीएचयू भी लिखा हुआ है, बनारस भी लिखा हुआ है, 1907 भी लिखा हुआ है ना। तो कई फैक्ट इस स्लाइड में है, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगले पार्ट में हमारे सामने एक और संस्था आती है, यंग बंगाल आंदोलन। ठीक है, यंग बंगाल आंदोलन। यंग बंगाल आंदोलन के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी स्थापना 19वीं सदी के दौर में माना जाता है और कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई। संस्थापक थे हेनरी बिविलियन डेरोजियो का नाम आता है इसके अंतर्गत, है ना। प्रेस की स्वतंत्रता, जमींदारों के अत्याचारों की रैयतों की से सुरक्षा, इन क्रियाओं पर बेसिकली ये यंग बंगाल आंदोलन का पार्ट रहा है। तो आप देख सकते हो इसकी उत्पत्ति हेनरी विविलियन डेरोजियो के कारण हुई और इस आंदोलन के पीछे का प्रमुख प्रेरणा थे, ठीक है, ये प्रेरणा दाता के रूप में इनका नाम भी देखने को मिला है। वे 1826 से लेकर 1831 तक कलकत्ता में हिंदू कॉलेज के शिक्षक भी हैं, शिक्षक भी थे। ठीक है, क्या थे? शिक्षक भी थे। कौन? डेरोजियो महोदय। ठीक है, और साथ ही साथ फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों के प्रेरित होकर इन्होंने अपने छात्रों को तर्कसंगत सोच, स्वतंत्रता, समानता, स्वतंत्रता के बारे में पढ़ाया और उनके दिमाग में उत्तेजक विचार को भी डाला, या एक प्रकार से कह सकते हैं ये शुरुआत का दौर भी कहा गया, इस पार्ट में देखने को मिला, है ना। तो एक प्रकार से बंगाल में हुए एक सामाजिक और बौद्धिक सुधार आंदोलन के रूप में जाना गया। ये सामाजिक जो रूढ़िवादिता थी उसकी चुनौती देता था। ये पारंपरिक सामाजिक और धार्मिक मानदंडों को ये बदलने का प्रयास बेसिकली किया गया इस आंदोलन के थ्रू या इस आंदोलन के माध्यम से। ठीक है, फिर आगे देखिए, उनके छात्रों, जिन्हें बाद में डेरोजियो ने कहा कि वे हेनरी विविलियन डेरोजियो के विचारों और शिक्षाओं लिखा हुआ है, शिक्षाओं को बंगाल के लोगों तक पहुंचाया, है ना। बंगाल के लोगों तक बेसिकली यहाँ पर विचार और शिक्षा जो है लोगों तक पहुंचाने का प्रयास भी डेरोजियो का ही नाम देखने को मिला। और उन्होंने तर्कहीन रूढ़िवादिता प्रथाओं की आलोचना की, है ना, क्योंकि यह आंदोलन, मैंने आपको साफ शब्दों में बता रहा हूँ कि रूढ़िवादिता को चुनौती देना और सामाजिक और धार्मिक मानदंडों को बदलना, आधुनिक तर्कसंगत विचारों को बढ़ावा देना, आलोचनात्मक सोच की संस्कृति को बढ़ावा देना, बौद्धिक सुधार को बढ़ावा देना, इस पर कार्य करता था ये। ठीक है, और महिलाओं के अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थन करना, जमींदारों के खिलाफ रैयतों का समर्थन करना और उच्च सरकारी कार्यालयों में भारतीय नियुक्तियों के पक्ष में तर्क देना भी इसी के अंतर्गत देखने को मिला था। ठीक है, 19वीं सदी के अन्य सामाजिक और समाज सुधारक आंदोलन और भी आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना, जैसे समाज सेवा भी मिल जाएगा। ठीक है, समाज सेवा संघ मुंबई में नारायण मल्हर जोशी का नाम। ठीक है, भारत सेवक समाज मिल जाएगा, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसके अंतर्गत भी आपको मिल जाएंगे। और ठीक है, सन 1887 में पंडित दीनदयालु शर्मा के द्वारा भारत धर्म महामंडल, ठीक है, की शुरुआत हुई ताकि रूढ़िवादी शिक्षित हिंदुओं को एक साथ लाया जा सके, सनातन धर्म के संरक्षण के लिए मिलकर काम किया जाए। ठीक है, ये चीज़ें। धारा सभा नामक एक अन्य हिंदू रूढ़िवादी समाज की स्थापना हुई 1839 में। राधाकांत देव का भी रोल यहाँ पे देखने को मिला, अभी मैंने आपको बताया भी इसके बारे में। ठीक है, 1939 में। ठीक है, धर्म सभा यहाँ पे कहें, धारा ना करके धर्म सभा बोले, है ना, अभी आपको बताया भी मैंने यहाँ पे धर्म सभा। ठीक है, समाज के पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा दिया और सती प्रथा के उन्मूलन की इन्होंने बेसिकली क्या कर ली, वकालत कर दी। राधा स्वामी आंदोलन की शुरुआत 1861 में आगरा में तुलसी राम ने की थी। यह आंदोलन जो है बेसिकली अनुयायी और सर्वोच्च व्यक्ति गुरु की सर्वोच्चता, सरल सामाजिक जीवन, पवित्र लोगों की संगति में विश्वास करता था यह आंदोलन। वेद समाज एक था, इसका गठन केशव चंद्र सेन ने किया था। के श्री धरलू नायडू ने सन 1864 में किया था कलकत्ता से, है ना। और कलकत्ता से ब्रह्म समाज आंदोलन का अध्ययन करने के बाद ना श्री धरलू नायडू ने आंदोलन का नाम बदलकर दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज रख दिया था। ठीक है, वेद समाज का नाम दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज। 1892 में मद्रास हिंदू सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन है, इसकी स्थापना अभी मैंने आपको कल भी शायद इसके बारे में बताया था, वीरेंस लिंगम पुतलू का नाम। ठीक है, और यह सामाजिक शुद्धता आंदोलन था और इसमें जो है उस समय दक्षिण भारत के प्रचलित देवदासी व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी।
1860 के दशक में सत्य महिमा धर्म, ठीक है, सत्य महिमा धर्म की स्थापना मुकुंद दास ने किया था, ठीक है, मुकुंद दास ने। महिमा गोस्वामी ने गोविंदा बाबा और भीम भोई के साथ मिलकर ये जो है इसकी स्थापना के रूप में जो है देखने को मिला। केवल एक ईश्वर, ठीक है, अखल अलख परमा ब्रह्मा, परम ब्रह्मा के अस्तित्व का प्रचार करने के लिए बेसिकली ये सत्य महिमा धर्म की स्थापना की थी 1860 में। गोविंदा बाबा या भीम भोई का नाम आप कह सकते हो, भीम भोई। परमहंस मंडली की स्थापना बाल शास्त्रीय जम्बेकर और जो है ददोबा पांडुरंग का नाम, परमहंस मंडली, ये भी आपकी परीक्षा में देखने को मिल सकता है। मैं आपको बता दूं 1849 और 50 का वर्ष देखने को मिलता है। इसकी स्थापना मुंबई में की गई थी आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। नाम नोट कर सकते हैं। बालकृष्ण जयकर का भी नाम आप नोट कर सकते हैं, और ददोबा पांडुरंग का भी नाम भी आप नोट कर सकते हैं, और बाल शास्त्री जयकर है, ये जम्बेकर नहीं जयकर है, ठीक है, जयकर का भी नाम आप नोट कर सकते हैं, है ना। और देखो व्यक्ति की नैतिक उन्नति पर बात करती है ये परमहंस मंडली। इसमें मूर्ति और जाति प्रथा का विरोध किया गया है परमहंस मंडली में, और एकेश्वरवाद और विश्व बंधुत्व की अवधारणा पर यह परमहंस मंडली बेसिकली आधारित थी। तो केवल भगवान की पूजा की जानी चाहिए। आध्यात्मिक धर्म एक होता है। वास्तविक धर्म प्रेम और नैतिक आचरण पर आधारित होता है। प्रत्येक व्यक्ति को विचार करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। हमारे कार्य भाषण तर्क और अनुरूप होना चाहिए। मानव जाति एक जाति है और सभी को सही तरीके का ज्ञान दिया जाना चाहिए। ये परमहंस मंडली के अंतर्गत बताई गई थी। 1888 में श्री नारायण गुरु द्वारा अर-वी-पुरम आंदोलन नामक एक आंदोलन शुरू किया गया। सन 1888 में श्री नारायण गुरु के द्वारा ये बेसिकली स्थापित किया गया था, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं इसमें, तो इस आंदोलन जो है एझावा समुदाय यानी निम्न जाति के लोग जो बेसिकली इस समुदाय के अंतर्गत आते थे, ठीक है। नारायण गुरु के द्वारा ये जो सोसाइटी है, जो आंदोलन है 1888 का, ये जरूर ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अर-वी-पुरम आंदोलन, ठीक है। श्री नारायण गुरु ने साल 1888 में इसकी शुरुआत किया था, और इन्होंने एझावा समुदाय पर लगे धार्मिक प्रतिबंधों का उल्लंघन किया था, ठीक है। और उन्होंने अर-वी-पुरम में भगवान शिव की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की थी, ठीक है। भगवान शिव की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की थी श्री नारायण गुरु ने, और एक समाज सुधारक है। केरल के एझावा समुदाय में ये काम किया गया था, ठीक है, केरल के एझावा समुदाय में। उसके बाद बाबा दयाल दास ने 1840 के दशक में निरंकारी आंदोलन शुरू कर दिया, और इस आंदोलन में निरंकार भगवान यानी निरंकार की पूजा पर बल दिया गया, और मूर्ति पूजा और उससे जुड़े कर्मकांडों को खारिज कर दिया गया था इस आंदोलन के अंतर्गत, ठीक है। ये पार्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद 1873 में ठाकुर सिंह ने संदवालिया, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है इसके संदर्भ में, और ज्ञान सिंह ने अमृतसर की जो है सिंह सभा की स्थापना की थी, ठीक है। तो 1873 में ठाकुर सिंह संदवालिया ने अमृतसर में प्रमुख सिखों की एक बैठक बुलाई, और उसी में इन्होंने जो है सिंह सभा की स्थापना की थी। और सिंह सभा का मकसद था आधुनिक शिक्षा का विकास करना। सिंह सभा ने पंजाब में एक नई सांस्कृतिक चेतना की शुरुआत की थी, और ठाकुर सिंह ने सिख समुदाय की सामान्य स्थिति के बारे में चिंता भी जताई थी, ठीक है। तो 19वीं शताब्दी का एक सिख धार्मिक सुधार आंदोलन था ये। उद्देश्य ये था कि सिख धर्म की शुद्धता का बहाल करना, सिखों के शैक्षिक कार्यक्रमों और अंग्रेजों को भी शामिल करना, ठीक है। भारतीय और मुस्लिम विदा की पारंगत की क्रियाओं को भी आगे बढ़ाना है, और आधुनिक शिक्षा का विकास पर बल देना है, ठीक है। और ठाकुर सिंह फारसी और पंजाबी के एक प्रतिष्ठित विद्वान व्यक्ति माने जाते हैं, ठाकुर सिंह, ठीक है, याद रखेंगे। बस यहाँ अब आपका ये टॉपिक होता है टोटल कंप्लीट। इसमें मैंने अभी 2-3 चीज़ें छोड़ दिया है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ साइड में। 2-3 चीज़ों में क्या, जैसे मैंने एक छोड़ा है द सर्वेंट ऑफ इंडिया, है ना, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। इसका दूसरा नाम क्या बता सकते हो? दूसरा नाम
बोलिए। भारत भारतीय संघ। सेवा संघ। समाज। ठीक है। 1905 में पुणे यानी गोपाल। महाराष्ट्र में, पुणे यानी महाराष्ट्र में इसकी स्थापना हुई 1905 में। किसने किया था? गोपाल गोखले। कृष्ण गो गोखले ने। तो ये जो संस्था थी, ये नवयुवकों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित करना था, है ना। नवयुवकों को सार्वजनिक जीवन को लेकर उनको प्रशिक्षण करने के संदर्भ में ये चीज़ें थी। दूसरा अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों से, तो एक हमने और छोड़ा है, सामाजिक सेवा संघ। सेवा संघ, ये मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी, सन 1921 में हुआ था। किसने किया था ये? बता दिया था क्या? ये नारायण मल्हर जोशी का नाम, नारायण मल्हर जोशी का नाम। ये जो समुदाय था, ये जो आंदोलन हुआ था, ये आंदोलन का जो रोल था कि लोगों के लिए मेहनत करने और आजीविका हेतु अधिक अच्छी स्थिति प्राप्त कराने के संदर्भ में ये पाठ देखने को मिला था। ठीक है, ये चीज़ें भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। एक आंदोलन और था, रहनु माय मजादा शन का नाम, याशन का सभा। और ये सभा 1851 में आई, स्थापित हुई मुंबई में। और किसने किया था ये? आप नाम जानते होंगे, नरौजी फरदोन जी और दादा भाई नरौजी और एस बंगाली में। इसका उद्देश्य था कि सत्यवादी नामक पत्रिका को प्रकाशन करना, साथ ही साथ पर्दा प्रथा को प्रतिबंधित करना, विवाह की आयु में वृद्धि करना, स्त्री शिक्षा पर बल देना, पारसियों की सामाजिक अवस्था को पुनरुत्थान करना, धर्म में पुनः प्राचीन शुद्धता को प्राप्त करना, धार्मिक क्षेत्र में जो विद्यमान रूढ़िवादिता था उस रूढ़िवादिता को इसमें समाप्त करना। तो ये पाठ था रहनुमाय मसादा शन सभा का, जो 1851 में आया था मुंबई में। ठीक है, उसके बाद एक नाम और आता है, अखिल भारतीय दलित वर्ग। आपने नाम सुना होगा इसके बारे में भी। अखिल भारतीय दलित वर्ग, ये स्थापना हुई थी 1924 में। कहाँ पर? मुंबई में। किसने किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हाँ, अंबेडकर जी ने किया था। और स्वर्ण हिंदुओं और अछूतों में सामाजिक समानता के सिद्धांत का ये प्रचार प्रसार कर रहे थे। और एक इसी में अगर मैं बात करता हूँ तो दलित संस्थान बहिष्करण या बहिष्कृत संस्थान की बहिष्कृत हितकारी सभा, दलित संस्थान बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना किया था 1924 में। ठीक है, ये था ये। और उसके बाद एक आया था मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था 1927 में। और एक था, अंबेडकर ने अनुसूचित जाति परिसंघ की स्थापना 1942। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है अखिल भारतीय दलित वर्ग के संदर्भ में, कि स्वर्ण हिंदुओं अछूतों में सामाजिक असमानता के सिद्धांत का जब प्रचार कर रहे थे अखिल भारतीय दलित वर्ग के सामाजिक सुधार संस्था के अंतर्गत 1924 में स्थापित किया मुंबई में। एंड साथ ही साथ उन्होंने 1924 में
मुंबई में दलित संस्थान बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना किया और मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत का प्रकाशन भी किया 1927 में। और अंबेडकर ने फिर अनुसूचित जाति परिसंघ की स्थापना 1942 में किया। ठीक है, तो ये 1942। तो ये कुछ फैक्ट थे, इस फैक्ट को भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अब ये जितना मैंने आपको बताया है पूरा डीप में ये था और टॉपिक आपका समाप्त हो गया है अब यहाँ पे। ठीक है, कि 19वीं शताब्दी के दौरान में 20वीं शताब्दी के दौरान में कौन कौन से समाज सुधारक थे। अब कल संडे है ना, कल संडे है, कल क्लास आप सबकी रहेगी और कल मैं कराऊंगा आप लोगों का प्रैक्टिस। और जितना भी मैंने आप लोगों को करवाया है इसके अंतर्गत क्वेश्चन मिलेंगे। इन केस कोई क्वेश्चन अगर आपको अदर मिलता है जो आपने इसमें 2 दिन के क्लासों में नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो उसका मैं आप लोगों को फैक्ट भी वहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग उसे नोट कर लेना। ठीक है, तो लगभग 187 आसपास इसमें क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कल मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन करवाऊंगा, तो दोनों में मिलेगा और यूजीसी। सर कल क्लास का टाइम यही रहेगा सर? हाँ, इवनिंग टाइम ही रखेंगे, इवनिंग टाइम ठीक रहेगा, है ना, इवनिंग टाइम ठीक रहेगा। ठीक है, 6 o'clock। हाँ 6 o'clock। ठीक है जी सर कल संडे है, हाँ, क्या कर रहे हो? कल संडे है सर। हाँ मुझे मालूम है कल संडे है, लेकिन मैंने कल एक क्लास आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, वो भी प्रैक्टिस करवाऊंगा, है ना। अच्छा ठीक। हाँ प्रैक्टिस करवाऊंगा, कल संडे है, कल एक क्लास आपको प्रोवाइड कराऊंगा और वो भी कल प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखिए। अब यूजीसी नेट का आगे का हम लोग पार्ट डिस्कस करेंगे ये प्रैक्टिस समाप्त होने के बाद। ठीक है, बाकी ये भी आप सबके लिए इम्पोर्टेंट थी। पीडीएफ आप लोगों को मैं प्रोवाइड करा दिया हूँ, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी इसके नोट्स वगैरह जो हैं आपको, ये जो पीडीएफ है ये कल इसका आंसर के साथ आप लोगों को मिल जाएगा कल। ठीक है, लगा के आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं।